हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ कि क्लास 9th का रसायन विज्ञान का पहले अध्याय से वीडियो बन रही है। ठीक है, तो इसके पीछे इसके पहले हमने 7 वीडियो बना दिया है। ठीक है, 7-8 वीडियो बन गई है। आज आपकी जो वीडियो बनेगी वो है पदार्थ के कणों से संबंधित परिभाषाएं रहेंगी। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे दी थी कि इसके बाद हम जब पढ़ाएंगे तो परिभाषाओं के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे कि संपीड़न क्या है, अंतर आणविक बल क्या है, अंतर आणविक स्थान क्या है, ठीक है, और घनत्व क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ये सब जो परिभाषाएं हैं ये सब के बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब परिभाषाएं भी बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक आपको हालांकि पिछले छोटी कक्षा में भी मिल जाती है ये सब परिभाषाएं, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक ये सब मिल जाती हैं साइंस में, लेकिन आप 9th में आ गए हैं और एक किसी भी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारी अंतर आणविक स्थान। ठीक है, देखिएगा, अंतर आणविक स्थान क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे 3 चित्र भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा इन चित्रों से ही ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगी। जैसा कि हर वीडियो में इन चित्रों को बनाया जा रहा है। ठोस, द्रव, गैस के जो कण हैं इनकी स्थिति कैसी होती है उसी को दिखाया जाता है। कितना कितना इनके बीच में रिक्त स्थान है उसी को विशेष रूप से दिखाया गया है, इनके रिक्त स्थानों को। ठीक है, ऐसे ये ठोस के हैं, ये द्रव के हैं, ये गैस के हैं। तो अंतर आणविक स्थान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव पदार्थ हो, चाहे वो गैस पदार्थ हो, ठीक है, किसी भी पदार्थ के कणों के, ये कण है, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। क्योंकि यह एक प्रकार से ये अणु भी है, ठीक है ना, जब छोटे छोटे कण मिलते हैं तो वो अणु कहलाते हैं। तो ये अणु भी हो जाएगा तो इनके बीच खाली स्थान है, इसलिए अंतर आणविक स्थान कह सकते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे कण है, इनके बीच में भी क्या है, रिक्त स्थान है, तो इसी रिक्त स्थान को आप कह सकते हैं अंतर आणविक स्थान। तो आइए इस बात को लिख देते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, परिभाषा हमने लिख दिया। क्या है, किसी पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। ठीक है, अंतर आणविक स्थान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड परिभाषा। सेकेंड परिभाषा देख लेते हैं कि अंतर आणविक बल। सेकेंड परिभाषा देख लेते हैं, अंतर आणविक बल ये क्या होता है। तो आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे कण हैं इनके बीच में एक खिंचाव बल है, एक आकर्षण क्या है, बल है, और इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनके बीच में जो खिंचाव बल है उसको आकर्षण बल बोलते हैं, और उसी आकर्षण को आप कह सकते हैं कि अंतर आणविक बल। ठीक है, तो आइए इस परिभाषा भी हम लिख देते हैं। तो आप बोर्ड पर दिख रहे हैं कि हमने परिभाषा लिख दिया। क्या लिख दिया कि किसी पदार्थ के कणों के बीच, किसी पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, ये पदार्थ के कण है और इनके बीच में क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है। जो लोग वीडियो सीक्वेंस में देख रहे होंगे उनको आकर्षण बल पहले से पता होगा कि आकर्षण बल क्या है। दो कणों के बीच लगने वाला जो ये बल है आकर्षण बल होता है। तो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल बोलते हैं। ठीक है ना, तो अंतर आणविक बल आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इससे पिछली वीडियो में सब समझाया जा चुका है, बस इसमें लिखित परिभाषा मुझे देना था, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस लिखित परिभाषाएं इसको क्या करेंगे, आपको दी जाएंगे। ठीक है ना, अगली परिभाषा देख लेते हैं, संपीड़न।
संपीड़न क्या है? तो हल्का सा बता दूं कि किसी भी पदार्थ को क्या करना, दबाना। किसी भी पदार्थ के कणों को दबाना क्या है, संपीड़न होता है। ठीक है, तो आइए इसकी संपीड़न परिभाषा लिख देते हैं। तो मैंने परिभाषा लिख दिया क्या है संपीड़न की। हालांकि इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लास्ट में लिखा है संपीड़न कहते हैं। ठीक है, अगर कट गया होगा देख लेना, संपीड़न कहते हैं यही लिखा हुआ है। तो संपीड़न क्या है, किसी भी पदार्थ या वस्तु को, कोई भी पदार्थ होगा चाहे वस्तु होगी, उसके कणों को या उस पदार्थ को अधिक दबाव देकर क्या करना है, दबाना। अधिक दबाव देकर उसके कणों को संकुचित करना। संकुचित मतलब होता है कि इकट्ठा कर देना, सटा देना या बिटोर देना, उसका क्षेत्रफल कम कर देना, उसको हम बोलते हैं संकुचित करना। तो किसी भी पदार्थ को या वस्तु को अधिक दबाव देकर उसके कणों को संकुचित करने की प्रक्रिया क्या है, संकुचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। ठीक है, संकुचित करने की प्रक्रिया को संपीड़न है। दबा करके उसको छोटा कर देना, क्षेत्रफल कम कर देना, ये क्या है, संपीड़न है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा आपकी, विसरण। विसरण क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि विसरण क्या होता है। तो विसरण का मतलब होता है कि कोई भी दो पदार्थ होगा, हो सकता है कि ठोस द्रव या द्रव और गैस हो, या गैस और गैस हो सकता है कि द्रव और द्रव ही हो। ठीक है ना, कोई भी दो पदार्थ, तीन पदार्थ ऐसे, या दो से अधिक पदार्थ हो, यानी कि किसी भी दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना या आपस में घुल जाना क्या है, विसरण है। ठीक है ना, आपस में मिल जाना या घुल जाना क्या है, विसरण है। ठीक, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए हमने विसरण लिख दिया, किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे में क्या करना, घुल जाना, विसरण है। अब ये विसरण दो प्रकार का होता है, एक द्रव का विसरण हो सकता है, एक गैस का विसरण हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज या तो द्रव में घुल सकती है पूर्ण रूप से, या गैस में घुल सकती है। ठीक है, लेकिन ठोस में तो कोई चीज नहीं घुलेगी ना। अभी ये मजबूत है, इसमें क्या चीज घुल सकता है। हाँ, अगर कोई ठोस आपके पास चीनी है तो वो द्रव में जाके घुल सकती है, तो ठोस वाला जाके द्रव में घुल सकता है। तो द्रव का विसरण हो सकता है, गैस का विसरण हो सकता है। यानी कि गैस के पदार्थ में विसरण का गुण पाया जा सकता है और द्रव के पदार्थ में विसरण का गुण पाया जा सकता है, लेकिन ठोस में विसरण का गुण नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोस में कोई चीज घुल नहीं सकती है। ये ठोस जाके किसी और में घुल सकता है, ये संभव है। तो देखते हैं कि यह विसरण दो प्रकार का होता है। कौन सा विसरण होता है? पहला आप लिख लेते हैं द्रव का विसरण, जो कि इसी के दो टाइप्स होते हैं। द्रव का विसरण, विसरण के दो टाइप्स, एक द्रव का विसरण, एक गैस का विसरण। ठीक है, परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ठोस द्रव एवं गैस तीनों लोगों का, ठोस द्रव एवं गैस तीनों का क्या करना, घुल जाना, क्या कहलाता है, द्रव का विसरण कहलाता है। तीनों का घुल जाना, द्रव का विसरण में द्रव में ही घुलेगा, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। तो तीनों का घुल जाना क्या है, द्रव का विसरण। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अच्छा यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा है क्योंकि पिछले वीडियो में सब में एग्जांपल सब में बताया जा चुका है। यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन हमको बताना था कि सभी की एक लिखित डिफिनेशन होती है, वो लिखित डिफिनेशन क्या है वो सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है ना, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि जैसे अगर पानी के अंदर आप चीनी डालेंगे तो चीनी कैसी रहती है, ठोस, वो भी घुल जाएगा। पानी के अंदर नींबू का अगर रस घोल रहे हैं तो वो भी घुल जाएगा। और नींबू का रस कैसा है, द्रव की तरह है। तो द्रव के अंदर द्रव भी घुल गया, द्रव के अंदर ठोस भी घुल गया, और द्रव के अंदर गैस भी घुल जाती है। आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, CO2 गैस को घोल दिया जाता है अच्छे से। ठीक है ना, कंप्रेस करके, तो वो द्रव है, और उसमें पानी होता है, चीनी होती है और CO2 गैस होती है, हल्का सा मीठा होता है उसमें, यही मिला के कोल्ड ड्रिंक बना देते हैं। तो पानी के अंदर उसमें गैस घुल जाती है, CO2 गैस, तो उस पानी को बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू वगैरह सब कुछ को। इसलिए द्रव में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों का घुल जाना क्या है, द्रव का विसरण है। अब देखते हैं गैस का विसरण। गैस का विसरण देखिएगा, हम परिभाषा लिख दे रहे हैं आपको, वही है कि गैस, अब देखिएगा गैस में क्या है कि गैस के अंदर भी ये चीजें घुल सकती हैं, लेकिन तीनों घुलेंगी, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी नहीं। तो गैस के अंदर क्या घुल सकता है, गैस घुल सकती है। ठीक है ना, गैस के अंदर गैस घुलेगी। अब ये नहीं कि गैस द्रव आपस में मिल जा रहे हैं, वो तो सही बात है, लेकिन
द्रव में गैस जाकर घुल जाती है, गैस में गैस घुलेगी। जैसे गैस में गैस का एग्जांपल आपको बता दिया जाएगा अभी। मिल जाना, गैस के कणों में गैस के कणों का मिल जाना क्या है, गैसों का विसरण, क्योंकि विसरण का मतलब ये था कि दो या दो से अधिक लोगों का एक दूसरे में क्या करना, मिल जाना, ठीक है ना। तो गैसों का मिश्रण है। अब गैसों में जैसे गैस कौन सी घुल सकती है, जैसे कि अभी वायु क्या है, हवा एक गैस है, ये गैस के कण है। अभी यहाँ एलपीजी गैस का सिलेंडर अगर लीक करने लगे तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक आ जाती है, पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है एलपीजी गैस की। एलपीजी गैस क्या है, एक वो भी गैस का कण है, क्योंकि उसमें से जो निकल रहा है वो भी गैस के कण है, और जो वायु में घूम रहे हैं वो भी गैस के कण है। अब ये एलपीजी गैस का कण वायु वाले गैस के कण में एक दूसरे में घुल जाता है, तभी वह वायु के माध्यम से हमारे नाक के अंदर तक पहुंच जाता है महक, ठीक है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ गैस लीक कर रही है, तो वह गैस का गैस में मिलना है। अच्छा, दूसरी बात, एक परफ्यूम की बोतल हम यहाँ पे खोले तो एक रूम में बैठे हुए दूर 10-15 फीट के दूर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी परफ्यूम की स्मेल चली जाती है कि मैं परफ्यूम लगा रहा हूं। तो कैसे गई है, अब एक्चुअली सामने एयर है, वायु है, और वायु में गैस के कण है। अब जो परफ्यूम में से निकला है स्मेल, वो स्मेल भी एक गैस का कण है। अब वह गैस का कण इस वायु के कण में मिल जाता है, जिसकी वजह से वायु के माध्यम से वह स्मेल किसी अन्य व्यक्ति के पास दूर दूर तक फैल के चली जाती है। तो वह स्मेल कैसे गई, क्योंकि गैस का कण गैस के अंदर मिल गया है, ठीक है, ऐसे। या फिर एक एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आपके बगल में गांव में कहीं पे दूर अगर खाना बन रहा है तो वह खाने की स्मेल, वह भोजन की स्मेल आपके यहाँ तक चली आती है, क्यों आ गई है, वह गैसों का मिश्रण का एग्जाम्पल है। क्योंकि वायु एक प्रकार का गैस है, इसमें गैस के कण है, और वह जो खाने में से स्मेल निकल रही थी वह स्मेल इस वायु के कणों में घुल गई है, मिल गई है, और वायु के माध्यम से हमारे नाक तक चली आती है। तो वह दूर खाना बन रहा है उसकी स्मेल आ जाती है, तो वो भी क्या है, गैस का विसरण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यानी विसरण और द्रव का विसरण और गैस का विसरण आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम अगला गुण देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना, गलनांक के बारे में देख लेते हैं, गलनांक क्वथनांक, या फिर डायरेक्ट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको यहाँ पे गलनांक क्वथनांक क्या करते हैं बता देते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अब देखते हैं अगला गुण, ठीक है। तो आइए देखते हैं गलनांक क्या होता है। गलनांक जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, गलनांक यानी इसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्ट मतलब पिघलना। तो गलना या पिघलना दोनों बातें कही होती है, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ के गलने की प्रक्रिया को हम गलन प्रक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ पिघलता है तो उसे गलन प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन वह पिघलता है तो किसी न किसी एक टेम्परेचर पर पिघलता है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा गर्म कर पिघल जाएगा, नहीं, हर किसी का अपना एक निश्चित तापमान है कि जिस पर वह पिघलता होगा। कोई भी पदार्थ होगा उसका अपना एक निश्चित तापमान होता है, जिस तापमान पर पहुंचने पर वह पिघलना शुरू कर देता है, तो उस तापमान को ही बोलते हैं क्या, गलनांक, ठीक है ना। यह गलनांक दो चीजों से बना है, गलन धन अंक, यानी कि गलनांक धन आंक, ठीक है ना, यानी अंक भी होना चाहिए और इसमें गलन प्रक्रिया भी शामिल होनी चाहिए। अंक का मतलब टेम्परेचर से संबंधित हो जाता है, और गलन प्रक्रिया का मतलब गलना चाहिए, तो गलना भी चाहिए और इसमें टेम्परेचर भी होना चाहिए, तो गलनांक बिंदु होता है। इसे गलनांक बिंदु भी कह सकते हैं या गलनांक विकल्प कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी लिखित परिभाषा देख लेते हैं। तो बहुत सुंदर और स्पष्ट लिखा गया है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ, कैसा पदार्थ होना चाहिए, ठोस पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी था कि उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता कि तो उससे गलनांक कहते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हर पदार्थ का अपना अलग अलग गलनांक होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जिस तापमान पर कोई पिघला है वह केवल उसी पदार्थ का, केवल उसी पदार्थ का उसे गलनांक कर सकते हैं, किसी और पदार्थ का गलनांक नहीं कर सकते हो। अगर परिभाषा लिखना चाहते हो कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आता है तो उसे गलनांक कहते हैं, तो ये गलत बात है। कहेंगे कि उसे केवल उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं और किसी अन्य पदार्थ का गलनांक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलनांक। जैसे कि आप एग्जाम्पल में जानते हैं कि बर्फ पिघलती है जीरो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ठोस होता है तो, क्योंकि उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। हालांकि इस पे डिटेल्स वीडियो बनाई जाएगी, अभी एग्जाम्पल से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। गलनांक हो गया। अच्छा, गलनांक के बाद आप देखिएगा क्वथनांक। अभी केवल बस डिफिनेशन आपको बताई जा रही है, यहाँ पे सबकी एक लिखित परिभाषा होती है, इसको लिख लीजिएगा, कभी आपको नोट्स में काम करेगा सभी लोगों के लिए। देखिएगा क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वथनांक क्या होता है। आपको यहाँ पे ये देखिएगा, ये ठोस है, अगर कभी ठोस पिघलता है तो द्रव बनता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गलनांक।
अगर द्रव को गर्म करेंगे तो वह गैस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वथनांक। तो इस बार ये द्रव को गैस बनाने जा रहे हैं, लेकिन यह किसी न किसी निश्चित तापमान पर होता होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर चाहिए उसे द्रव को, तो उसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो देखिए परिभाषा हमने लिख दिया कि क्वथनांक क्या है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, यानी ये द्रव वाला पदार्थ, ठीक है ना, द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कोई ऐसे तापमान होगा जिस पर कोई द्रव पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो वह किस अवस्था में जाएगा, गैसीय अवस्था में जाता है। तो उस तापमान को, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, परिभाषा इतना ही है। हाँ, डिटेल्स में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहते हैं कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वह, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वह द्रव गर्म होकर भाप बनने लगता है। तो वह जब भाप बन रहा था, जब एकदम शुरुआत रही होगी भाप बनने की, तो वहां पे एक टेम्परेचर नोट किया जाता है कि कितना टेम्परेचर पे भाप बनना शुरू हो गया है। तो जितना टेम्परेचर पर वह भाप बनना शुरू हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है ना। और जब किसी चीज ठोस को गर्म कर रहे हो, जैसे लोहा कोई पिघला रहे हो, तो उसको हम धीरे धीरे गर्मी देते हैं। एक समय आता है कि जब लोहा पिघल कर पानी बनने लगता है। तो जिस टाइम पर लोहा पिघल कर पानी बन रहा था उस टाइम के टेम्परेचर को नोट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर को गलनांक, ठीक है ना। जब कोई ठोस द्रव में बदलने वाला होता है तो उस टेम्परेचर को नोट करना है। और यहाँ के जब कोई द्रव गैस बनने वाला होगा तो उस टेम्परेचर को नोट करना है, तो यहाँ बोलते हैं उसको क्या, क्वथनांक, ठीक है। यानी लास्ट टेम्परेचर है ये। जब पदार्थ की अवस्था बदलने वाली होती है तो उस बदलने वाले हालात में एकदम लास्ट पॉइंट को नोट किया जाता है, वही यहाँ पे गलनांक, क्वथनांक या हिमांक जो भी बनते हैं, ठीक। तो अगला हम देख लेते हैं हिमांक। हिमांक चलिए देख लेते हैं कि हिमांक क्या होता है। मैं आपको समझा दूं पहले कि जब ये हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट से आप याद रखेंगे कि फ्रीज में क्या करते हैं, पानी को जमा के बर्फ बना लेते हैं। ये देखिए पानी के कण है यानी द्रव के कण है। जब ये द्रव के कण ठंडा होकर के धीरे धीरे ठोस का रूप लेने लगते हैं, तो जब वह ठोस का रूप लेने लगते हैं तो वह कोई ना कोई टेम्परेचर होगा वहां पे, हालांकि वो लो टेम्परेचर होगा, थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही कोई चीज जम सकती है। अब पानी को जमाएंगे तभी जाके आप उसे ठोस यानी बर्फ की तरह बना सकते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर वह जमना शुरू हुआ होगा ना, उस टेम्परेचर को ही बोल देंगे क्या, हिमांक, ठीक है। अब हर किसी का जमने का टेम्परेचर अलग अलग है। पानी अलग टेम्परेचर पर जम जाता है, शराब अलग टेम्परेचर पर जम जाती है, तेल अलग टेम्परेचर पर जमता है। तो हर किसी के जमने का यानी कि हर द्रव के ठोस बनने का तापमान अलग अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है कि तो उससे उसी पदार्थ का गलनांक, क्वथनांक, हिमांक कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक समझ गए हैं कि पानी का बर्फ बनना, ठीक है ना, यही हिमांक, यानी जिस तापमान पर पानी बर्फ बनता होगा। हिमांक क्या है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रिज में पानी को जमा कर बर्फ बनाते हैं, तो वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ, केवल पानी की बात नहीं चल रही है, कोई भी द्रव हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, जूस, पानी, कुछ भी द्रव पदार्थ में आ सकता है, ठीक है ना, दूध भी आ सकता है। वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में आने लगता है, कोई भी द्रव पदार्थ हो वह ठोस अवस्था में आने लगता है जिस तापमान पर, तो उस तापमान को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि उस तापमान को केवल उसी पदार्थ का हिमांक कहते हैं, किसी और का हिमांक नहीं कर सकते हैं ना। दूध का हिमांक पॉइंट अलग होगा, जल का हिमांक पॉइंट अलग होगा, ठीक है। ये हिमांक बिंदु आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं द्रवणांक। मैं आपको बता दूं कि गलनांक है, एक बिंदु होता है, एक टेम्परेचर होता है, और इस प्रक्रिया को हम गलन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई ठोस द्रव बनता है तो वह एक गलन प्रक्रिया है, और जिस तापमान पर बन रहा है उसे गलनांक। क्वथनांक क्या है कि कोई भी द्रव अगर गैस बन रहा है तो उसे क्वथन प्रक्रिया बोलेंगे, उसमें ऐसे अंक नहीं लिखेंगे, क्वथन केवल लिखेंगे। तो वह क्वथन प्रक्रिया यानी द्रव का गैस में बदलना क्वथन है, लेकिन जिस तापमान पर बदलेगा उस तापमान को क्वथनांक बोलते हैं। हिमांक में देखिएगा क्या है कि पानी का बर्फ बनना, या कहिए कि द्रव का ठोस बनना क्या है, हिमन है। हिमन एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तापमान पर बढ़ रहा है उस तापमान को बोलते हैं हिमांक, जिसमें अंक लग जाता है, ये वह कोई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अगर केवल हिमन होता तो वह एक प्रक्रिया है,
प्रक्रिया कौन सी है कि यह द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया। यहाँ देखिए द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया, यहाँ देखिएगा कि ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया। यहाँ पे ये प्रक्रिया है, अगर टेम्परेचर नोट नहीं करेंगे तो केवल प्रक्रिया है, और टेम्परेचर नोट कर देंगे तो फिर ये आंक, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवणांक ऐसे शब्द आने लगेंगे। ठीक है, तो ये द्रवणांक है। और द्रवणांक क्या होता है, जैसे कि ये गैस है और गैस का पानी बनना, ठीक है ना, गैस का पानी बन जाना, या कहिए कि गैस का द्रव के रूप में आना, यह एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया को हम द्रवीकरण बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन कहते हैं ना, द्रवीकरण। लेकिन टेम्परेचर नोट करने लगेंगे तो उसको हम द्रवीकरण का नाम हटा के द्रवणांक कह देते हैं। ठीक है, आइए परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो परिभाषा हमने लिख दिया, स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा कि वह तापमान जिस पर कोई भी गैसीय पदार्थ, अभी यहाँ पे कोई गैसीय पदार्थ होगा जो द्रव अवस्था में आ जाता है, तो उस तापमान को केवल उस पदार्थ का ही द्रवणांक कर सकते हैं, किसी और का नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हर गैसों का अपना अलग अलग द्रवणांक हो सकता है, यानी उसे लिक्विड में बदलने का जो टेम्परेचर होता है सबका अलग अलग हो सकता है, कि अलग अलग तापमान पर ठंडा करने पर गैसें द्रव अवस्था में आ सकती हैं। हर गैस का तापमान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और हर गैस की संरचना भी एक जैसी नहीं रहेगी, तो इसीलिए उसका द्रवणांक भी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो वह तापमान जिस पर कोई भी गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में, एग्जाम्पल की बात करें तो वही, जैसे कि आप खाना बनाते होंगे तो चावल जिस बर्तन से ढके रहते हैं, जिस प्लेट से, जब चावल गर्म रहता है तो वह चावल गर्म रहता है तो पानी अंदर गैस के रूप में रहता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद वह प्लेट को जब उठाएंगे तो उसमें से पानी गिरता है। ऐसा लड़कियां अक्सर खाना बनाते समय चेक कर सकती हैं कि जब आधे घंटे बाद प्लेट को उठाते हैं तो उसमें से पानी गिरता है। तो पहले गैस थी, लेकिन गैस जब गर्म थी उस समय तो गैस थी, अब जब वह गैस ठंडा हुई तो धीरे धीरे क्या बन गई, पानी बन गई। ठीक है ना, तो वह तापमान जिस पर कोई भी गैसीय पदार्थ किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, उस तापमान को क्या बोल सकते हैं आप, द्रवणांक बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये कौन सी प्रक्रिया गर्म करने वाली है, कौन सी प्रक्रिया ठंडी करने वाली है, अब इस बारे में बता दिया जाएगा। तब तक ये द्रवणांक देख लिए, अब देख लेते हैं क्या ऊर्ध्वपातन देख लेते हैं। ठीक है ना, कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, क्योंकि गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवणांक ये सब तो हो चुका, ऊर्ध्वपातन जरा देख लीजिए। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन होता है। बहुत मजेदार चीज है कि जब किसी ठोस को, अभी इसमें टेम्परेचर नोट नहीं करना है, यहाँ कोई टेम्परेचर नोट करने वाली बात ही नहीं है। जिसमें टेम्परेचर नोट करना होगा तापमान, उसमें अंक देखिए, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवणांक ऐसे शब्द आते हैं। अब यहाँ यह एक प्रक्रिया है, टेम्परेचर नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वह द्रव अवस्था में न जाकर के सीधे डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस तक पहुंच जाएंगे, बीच वाला ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को लिख देते हैं। तो परिभाषा हमने लिख दिया, देखिए पढ़ लीजिए आराम से, इत्मीनान से। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो वह द्रव अवस्था में न जाकर, गर्म किया जाए तो वह द्रव अवस्था में न जाकर सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस को गर्म करेंगे तो यह द्रव में न जाकर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उससे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जो इसके एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, तो उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, तो उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, जैसे बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका कपूर, कि कपूर आप लोग प्रैक्टिकल किए भी हैं पूजा पाठ में। जब भी कपूर को आप जलाते हैं तो कपूर एक ठोस चीज है, और जब उसे गर्म करते हैं तो वह कपूर पानी में न बदलने के बजाय डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और वहां कुछ बचता भी नहीं है। ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा राख बच जाए, ऐसा भी नहीं है। तो वह पानी किस, सॉरी, वह कपूर किस में बदल गया, गर्म करने पर डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल गया। तो कपूर आप जानते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें जैसे कि आयोडीन, जो कि आप नहीं घर में उसको लाते हैं, बराबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, नेफ्थलीन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड होता है। ठीक है, जिसे नवसागर भी कह सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस होती है, वह अभी ठोस होती है। वो अभी जैसे खुले हवा में आती है तो धूप की वजह से हल्का सा गर्म होती है, तो डायरेक्ट वह भाप में बन जाती है। ठीक है ना, यानी वाष्प में बन जाती है। तो ये सब पदार्थ भी क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। तो यानी कि उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कह सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद दो परिभाषाएं और बच जाती हैं आपकी, वाष्पन और संघनन।
ठीक है। इसे मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कि देख लीजिएगा, हालांकि इस पे अभी थोड़ा सा और चर्चा कर दिया जाए कि यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब अगर ठोस को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, यहाँ पे तीर का निशान और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गर्म करना। ठोस को गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे यहीं से एक ऐसे प्रोसेस दिखा दे रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसे बोलते हैं गलनांक। तो इस बात से आप याद रखिएगा कि ठोस को गर्म करने से वह द्रव में जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गलनांक। यहाँ लिखा था कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आता है, तो यहाँ पे यानी इससे समझ आ गया कि ठोस को द्रव बनाने के लिए गर्म करना पड़ता है, तो यह गर्म करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, द्रव के आगे भी ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि गर्म करना, द्रव के आगे भी लिख दे रहे हैं गर्म करना, और यहाँ से एक तीर का निशान देके कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि यह द्रव अवस्था गैस अवस्था में जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्वथनांक। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे मार्कर से हम कर दे रहे हैं, हाँ ये मार्कर से कर दे रहे हैं यहाँ से, ये देखिएगा कि ये जो गैस है ये गैस द्रव में जा रही है। यहाँ देखिएगा अदर मार्कर से बना दे रहे हैं कि ये गैस द्रव में जा रही है। जब गैस द्रव में जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया था, देख सकते हैं कि द्रवणांक वह तापमान जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में जाता है। तो यह क्या करने से जाएगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं ठंडा, ठीक है ना, यह ठंडा करने वाली प्रक्रिया है। तो इसे आप बोल सकते हैं क्या, द्रवणांक, या यह एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया को ऐसे बोलिए गलन प्रक्रिया बोलिए, इसको क्वथन प्रक्रिया बोलिए, ठीक है ना, और इसको आप बोलेंगे द्रवीकरण प्रक्रिया। यहीं पे लिख दे रहा हूं हरे मार्कर से, द्रवीकरण, द्रवीकरण, ठीक है। अच्छा, ये प्रक्रियाएं हैं, यहाँ टेम्परेचर नोट नहीं कर रहे हैं, प्रक्रियाएं, इसलिए गलन प्रक्रिया, क्वथन प्रक्रिया, द्रवीकरण प्रक्रिया। अब यहां से इस द्रव को अगर हम बात करें ठोस अवस्था में लाने की, इस द्रव को ठोस अवस्था में लाना है, यानी पानी को जैसे बर्फ बनाते हैं ठीक वैसा ही है। तो इस प्रक्रिया का भी अपना एक नाम आना चाहिए, और यह प्रक्रिया कैसे बनेगी, ठंडा करने से कि गर्म करने से। तो आप जानते हैं ठंडा करने से फ्रिज में, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ठंडा करना है, इसको आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं कि यह भी ठंडा करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया का नाम क्या देंगे, तो हिमन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये, हिमन है, ठीक है ना, हिमन, हिमान कर देंगे तो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं आप, तो ये हिमन प्रक्रिया हो गई। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ये आपको अच्छे समझा देगा। हाँ, यहाँ से अगर डायरेक्ट बात करें, यहाँ से अगर डायरेक्ट ठोस की बात करें कि ठोस को डायरेक्ट लेके चले जाइए अगर आप गैस में, यह कौन सी प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2 पॉइंट और बचा है, वाष्पन और संघनन, उससे हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए वाष्पन देख लेते हैं, वाष्पन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि बाकी सभी परिभाषाओं को आप देख चुके हैं, अब बचा है वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन क्या है कि परिभाषा हमने लिख दिया कि जब कोई द्रव कमरे के तापमान पर, ठीक है ना, उससे आप अत्यधिक गर्म नहीं कर सकते हैं, कमरे के तापमान पर अपने क्वथनांक बिंदु भी पढ़ाया हूं कि जिस तापमान पर कोई द्रव भाप बनने लगता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया कि जब कोई द्रव कमरे के तापमान पर अपने क्वथनांक बिंदु से निम्न ताप पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस न पहुंचे, उससे पहले ही निम्न ताप पर वह वाष्प में बदल जाए, भाप में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन में खास बात है कि इसमें जो उस जल का तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है। जनरली हम जानते हैं कि पानी जो होता है जब तक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं लेगा तब तक जो कि भाप या वाष्प नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी इसको क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक बिंदु पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब वाष्पन प्रक्रिया में जल बिना 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे ही भाप बन जाता है, ठीक है ना। इसमें वो भी यह प्रक्रिया स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया, यानी कि इसको आप जानबूझ से गर्म नहीं करेंगे, उससे कम तापमान पे क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग संघनन की परिभाषा। ये वास्तव समझ में आ गया कि स्वतः क्या बन जाएगा, कोई भी पानी वाष्प बन जाएगा। ऐसे जैसे में आप समझते हैं कि तालाब का पानी, जैसे तालाब का पानी क्या करता है, धूप की गर्मी से हल्का हल्का गर्म होता है, फिर उसके बाद उड़ जाता है,
आपके घर के आगे पीछे बरसात में पानी गिरता है, फिर कुछ देर बाद या 1-2 दिन बाद पानी कहाँ जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है ना। तालाब का पानी हुआ या किसी बर्तन में पानी रख दीजिए धूप में तो भी हुआ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो ये सब किसी एग्जाम्पल है, सॉरी वाष्प में एग्जाम्पल है। अब देख लीजिएगा संघनन। संघनन, तो संघनन का मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, सॉरी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। कोई गैस स्वतः ठंडा होकर द्रव अवस्था में जाती है। इसमें क्या है कि गैस किस में बदलेगी, गैस बदलेगी द्रव में। और यहाँ पे क्या था कि कोई भी द्रव किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है ना। द्रव किस में बदलने वाला है, वाष्प में जाकर बदलने वाला है। तो यह संघनन समझाएगा कि जब कोई गैस स्वतः ठंडा होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। समझ में तो भी ऐसे नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि ये तालाब का पानी उड़ के आकाश में गया है, आकाश में गया है तो वाष्प के रूप में गया होगा, ठीक है, वाष्प के रूप में चला जाता है। लेकिन किसी कारण बस आकाश में ही यह पानी ठंडा जाता है, किसी कारण बस आकाश में ही यह जो पानी गया है वाष्प के रूप में, यह वाष्प आकाश में ही ठंडा हो जाती है। और ठंडा हो जाने के पश्चात वह जल के रूप में यानी वर्षा के रूप में क्या करती है, नीचे फिर से पुनः पृथ्वी पर गिरने लगती है। तो आकाश में जल वाष्प ठंडा होकर पानी बना है, तो वह वाष्प क्या थी, गैस थी, अब बन गया पानी। तो गैस का पानी बन जाना ये क्या है, संघनन है, वो भी अपने आप, ठीक है ना, कोई ठंडा करने गया नहीं था वहां पे। अच्छा, ये एग्जाम्पल हो गया। जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो चावल को जिस बर्तन से तोप रहती है, जिस प्लेट से ढकी रहती हैं, उस जब चावल गर्म होता है तो उस प्लेट पे भाप लगी रहती है, ठीक है। तो जब वह चावल ठंडा जाता है, छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद जब प्लेट को उठाते हैं तो उसमें से क्या गिरता है, पानी गिरता है। तो यानी कि जो भाप होती है वो ठंडा हो गई थी, जब ठंडा हो गई तो किस रूप में जाती है, पानी के रूप में जाती है, तो वह भाप बन गई द्रव। तो वो अभी कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो आपकी सारी परिभाषाएं खत्म होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगता है तो कमेंट भी जरूर करें कि अच्छा है बुरा है और क्या इसमें गलतियां हैं क्या नहीं, उसको जरूर बताएं आप, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें वीडियो को ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें, ठीक है। थैंक यू।